तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इससे पहले विज्ञान के ऊपर लगभग 5 से 10 वीडियो बन चुका है। तो आप लोग यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग उन सारे वीडियो को एक बेहतर तरीक़ा से बढ़िया तरीक़ा से याद कर लेते हो, समझ के जाते हो, तो आपको बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको बन जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न देखिए, तो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग होता क्या है? तो इसमें देखिए अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, डिंबवाहिनी होता है, इसके बाद योनि होता है। ये सब जो है ना मानव मादा के जनन तंत्र का भाग है। लेकिन यहाँ पे देखिए शुक्रवाहिका, वृषण, ये सब क्या है? पुरुष जनन तंत्र का अंग है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही, यानी कि शुक्रवाहिका जो है ना मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो आइए अगला प्रश्न देखिए, परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में होते हैं परागकण, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी नंबर ऑप्शन सही। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो भाई स्वपोषी पोषण कहते हैं किसको है? स्वपोषी पोषण उस पोषण को कहते हैं जो अपना भोजन जो है स्वयं बनाता है, जैसे कि पेड़ पौधा। पेड़ पौधा में क्या पाया जाता है? स्वपोषी पोषण। तो पेड़ पौधा के लिए यानी कि पोषण करने के लिए पेड़ पौधा में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल, इसके बाद सूर्य के प्रकाश, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। इनमें सभी CO2, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की सहायता से पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है और इसी भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी नंबर ऑप्शन सही। आइए अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, और इसको हिंदी में बोलते हैं यकृत। यहाँ पे देखिए इसका पहला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीवर। तो देखिए यहाँ पे ग्रंथि का मतलब क्या हुआ? ग्रंथि का मतलब हुआ ये एक थैले जैसी संरचना होती है, जैसे झोला देखते हो ना उसी तरह, और उस ग्रंथि में रहता है भरा हुआ हार्मोन। समझ गए? तो आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो भाई पादप हार्मोन होता क्या है? तो पादप हार्मोन पेड़ पौधा के यानी कि पेड़ पौधा में पाए जाने वाले हार्मोन को हम लोग कहते हैं पादप हार्मोन। और पादप हार्मोन ये जो होता है हार्मोन, ये पौधे के वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करता है। तो यहाँ देखिए पादप हार्मोन क्या है? पेप्सिन है, एड्रेनलिन है, टेस्टोस्टेरोन है? नहीं, ये सब नहीं है। पेप्सिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन ये सब पादप हार्मोन नहीं है। तो कौन है? ऑक्सिन होता है, जिबरेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, ये सब है पादप हार्मोन का उदाहरण। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही। तो आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो भाई निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ? निकट दृष्टि दोष का मतलब यह हुआ कि वैसा व्यक्ति जो निकट की वस्तु को तो बढ़िया तरीक़ा से एक बेहतर तरीक़ा से तो देख लेता है, लेकिन दूर की वस्तु को जब नहीं देख पाता है तो ऐसे दोष को कहते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष। तो समझ गए? यानी कि यहाँ देखिए निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए जो है मनुष्य जो है अवतल लेंस का उपयोग करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी नंबर ऑप्शन सही। आइए देखिए अगला प्रश्न, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में जो है लेंस पाया जाता है उत्तल। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए नंबर ऑप्शन सही। तो आइए जानते हैं अगले प्रश्न को, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं वोल्ट मीटर। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। देखिए अगला प्रश्न, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो एमीटर को हम लोग विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं पार्श्वबद्ध में। यहाँ पे जो है पार्श्वबद्ध का मतलब हुआ पार्श्व क्रम, समांतर क्रम में, और जो है एमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। तो समझ गए? इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए नंबर ऑप्शन सही। देखिए अगला प्रश्न, वो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर, और जो है वोल्ट जो होता है विभवांतर का ऐसा मात्रक, और कूलाम्ब होता है आवेश का ऐसा मात्रक, और वाट जो होता है शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। तो आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी बढ़िया से याद कर लीजिए। वैसे पूछता है जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। और इसके बाद पूछ देगा कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। और आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। इसी 3-4 में से जो है ना जो भी ऐसा मात्रक पूछा जाता है मैक्सिमम ज़्यादातर इसी 4 से लिया जाता है, इसी 4 भौतिक राशि से। कौन कौन? विद्युत धारा, इसके बाद हो गया विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। समझ गए? देखिए तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी नंबर ऑप्शन सही, क्योंकि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर।
देखिए अगला प्रश्न, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो वह लेंस है कौन? अवतल लेंस, यानी कि अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो कॉपर और जल देता है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो उपचयन उसको कहते हैं जब किसी पदार्थ में जो है ऑक्सीजन जुड़ता है, और अपचयन उसको कहते हैं जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटता है। तो यहाँ देखिए दोनों काम होता है। तो जब किसी अभिक्रिया में दोनों काम होगा, यानी कि उपचयन की क्रिया भी होगा और अपचयन की क्रिया भी होगा, तो उसको कहते हैं, उस अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि जिस अभिक्रिया में उपचयन भी हो और अपचयन भी हो तो उस अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। और इस समीकरण में दोनों क्रिया होता है। देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से जो है ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ पे हो गया कॉपर ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन निकल गया, ये हो गया अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकल जाता है। और हाइड्रोजन में देखिए, हाइड्रोजन में जो है ऑक्सीजन जुड़ जाता है, और जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो इसलिए यहाँ पे जो है दोनों क्रिया हो रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी नंबर ऑप्शन सही। तो आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं वैद्युत संयोजी। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। तो आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। पीतल उदाहरण है, तो पीतल उदाहरण है मिश्र धातु का। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि मिश्र धातु कहते किसको है? मिश्र मतलब मिलावट, और धातु को जो मिलावट होता है उसी को कहते हैं मिश्र धातु। यानी कि दो या दो से अधिक धातु के मिश्रण को, यानी तो एक धातु अथवा एक अधातु के मिश्रण को हम लोग कहते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। इसमें जो है बढ़िया तरीक़ा से जंग नहीं लगेगा। जैसे कि गाड़ी में जो होता है रिम, गाड़ी में जो भी रिम होता है उस पर जो है लंबे समय तक के लिए जंग लगता है, नहीं लगता है। तो मिश्र धातु जो है ना उसमें जंग नहीं लगता है, और मिश्र धातु जो है विद्युत का कुचालक होता है लमसम में। तो पीतल जो है मिश्र धातु है किसका? जो है पीतल में रहता है धातु कॉपर और जिंक। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही। देखिए अगला प्रश्न, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो जब कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनता है हाइड्रोकार्बन, समझ गए? यानी कि जब कार्बन हाइड्रोजन से मिलेगा तो उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। देखिए अगला प्रश्न, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य है। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य है क्षारीय धातु। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। आज जानते हैं अगले प्रश्न को। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है 0.03%। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही। तो आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। NaOH क्या है? तो NaOH एक क्षार है। क्यों है? क्योंकि OH लग गया है, यानी कि धातु के साथ जब हाइड्रोक्साइड जुड़ जाता है, धातु के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो वह क्षार बना लेता है। तो यहाँ देखिए ना, किसी भी धातु के साथ, जैसे कि CaOH का हल 2, यहाँ देखिए Ca के साथ OH जुड़ा है तो वह हो गया क्षार CaO। जब धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए और धातु के साथ OH या OH का हल 2 जुड़ जाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह क्षार होगा। तो समझ गए? तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। तो आइए इस वीडियो का आखिरी और अंतिम प्रश्न को देखते हैं। ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन है एक पादप हार्मोन। तो आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बढ़िया तरीक़ा से, एक बेहतर तरीक़ा से याद कर लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको एक अच्छा अंक आए विज्ञान में। और इससे पहले आपको जो है विज्ञान के ऊपर लगभग 5 से 6 वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग उन वीडियो को बढ़िया तरीक़ा से और एक बेहतर तरीक़ा से नहीं देखे हो तो कृपया करके जाइए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको सब ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, और उन सारे वीडियो को बढ़िया तरीक़ा से देख लीजिएगा। तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव के अंदर, यानी कि साइंस के अंदर ऑब्जेक्टिव में, तो आपको बन जाएगा। लेकिन आपको याद करना होगा, और जितना भी समझा दिए हैं उसका मतलब भी आता हो। ये नहीं जो एक का बी या 2 का सी करने से आपको याद आ जाएगा, वहाँ पे सब क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सब रटे लेगा तो कुछ क्वेश्चन जो है दिमाग लगाने वाले भी पूछता है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है जिसमें दिमाग लगता है। रटन प्रणाली वाला बच्चा तो नहीं बना पाएगा ना सब क्वेश्चन। लेकिन जो विद्यार्थी रट भी लेगा ना, जितना ऑब्जेक्टिव बना दिए हैं, तो उसको सारा ऑब्जेक्टिव जरूर है बन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।